हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू के सेशन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा ऑलरेडी एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है और वही आज कंटिन्यू रहेगा विथ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें जो जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो आपको ऑलरेडी पता ही है, वो बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो ये आज हमारा चौथा सेशन होने वाला है जो कि फंडामेंटल्स का लास्ट होगा, जिसमें टोटल हमने अगर ऑन अ होल देखा जाए तो 150 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है आज वाला मिलाकर। 150 क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डाले हुए हैं और एक अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं है। सारे क्वेश्चंस को बनाना है, सॉल्व करना है और सॉल्यूशन तो हम आपको बता ही रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप कर जाइए, छोड़िए एक भी नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और बेसिक्स फंडामेंटल से क्वेश्चन हर एग्जाम में होते हैं। इसलिए आपको सोचना नहीं है कि क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ये सब दिमाग में नहीं लाना है, बस आपको क्वेश्चन करते जाना है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल जीएस टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि क्लासेस यहाँ पे डेली आती हैं, एमसीक्यूज हो, क्लासेस हो, सब कुछ रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। यानी कि कंप्यूटर साइंस का फुल प्रिपरेशन के लिए हम पूरा तैयार है, यानी कि चल रहा है। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चंस करते जाना है, जो हम थ्योरी बता रहे हैं वो सब भी करते जाना है। और पूरा सेशन देखने के बाद आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, क्वेश्चंस के लेवल आपको कैसे लगे और ऑन अ होल सेशन कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि पता ही आपको कि बीपीएससी 10+2 7th फेज कंप्यूटर साइंस के लिए ये सेशन है और आपका जो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, जो कि कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यानी कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, जो डेटा का एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में अरेंज करना है। और आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, कैरेक्टर फाइल रिकॉर्ड फील्ड डेटाबेस फाइल, ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है कैरेक्टर रिकॉर्ड फील्ड डेटाबेस फाइल, सी है कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस और डी है बिट बाइट कैरेक्टर रिकॉर्ड फील्ड फाइल डेटाबेस। बताइए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म में। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, आप सोचिए तब तक। तो सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर के बाद क्या आएगा? फील्ड आएगा। फील्ड के बाद क्या आएगा? रिकॉर्ड आएगा। रिकॉर्ड के बाद फाइल और फाइल के बाद डेटाबेस। यही होगा ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। पॉइंट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि गटर मार्जिन क्या होता है। ये गटर वो नाला वाला गटर नहीं है, गटर मार्जिन की बात हो रही है, एमएस वर्ड। ठीक है, तो गटर मार्जिन क्या है? और आपके ऑप्शंस है मार्जिन दैट इज एडेड टू लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, या ऑप्शन डी है मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। और आपको क्वेश्चन देखने से लग ही रहा होगा कि ये सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। हम बार बार कहते हैं, हर सेशन में कहते हैं कि पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कोई मार्केटिंग में आपको करा भी रहा है तो सिंपली आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे? कॉमन सेंस की बात है। कुछ लोगों को देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं। यार क्वेश्चन कब बनेगा? जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो, कंसेप्ट आप पढ़े रहेंगे। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपका कंसेप्ट अभी भी छूटा हुआ है तो फंडामेंटल्स, बेसिक और एनसीईआरटी का 2 चैप्टर ही हुआ है, ज्यादा अभी तक भी नहीं छूटा है। आप जाकर प्लेलिस्ट में सारा देख लीजिए, एकदम ए टू जेड प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ वीडियो वहां पे लगा हुआ है। तो वहां से कंसेप्ट क्लियर कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए। तो गटर मार्जिन के बारे में बात हो रहा है, तो गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन होता है कि मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। यानी कि जो प्रिंटिंग के समय जो बाइंडिंग साइड होता है, यानी कि लेफ्ट मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है, ऊपर से कुछ मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है, वो क्या होता है? वो आपका गटर मार्जिन होता है। वो आपका गटर मार्जिन होता है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
आउटसाइड तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही खत्म है। लेफ्ट मार्जिन के केस में क्या होगा कि लेफ्ट साइड पूरा बराबर से रहेगा, फिर राइट में आपका वो सही से नहीं रहेगा। राइट का क्या होगा कि राइट साइड बराबर होगा, फिर से इधर से सही नहीं होगा। तो लेकिन गटर मार्जिन के केस में क्या होता है कि जो मार्जिन होता है, गटर मार्जिन के केस में जो मार्जिन होता है वो बाइंडिंग साइड के ऐड किया जाता है, यानी कि बाइंडिंग साइड के पेज में ऐड किया जाता है जब वो प्रिंट किया जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, फेमस टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा, यानी कि सिंपली बताना है किसका यूज किया जाता है अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, जस्ट उसके अपोजिट, उल्टा। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसमें आप ऑप्शन भी अगर एलिमिनेट करते हैं तो आपका आसानी से ये बन जाएगा। देखिए सबसे नीचे चलते हैं डी ऑप्शन में, अपर केस। अब अगर अपर केस है तो क्या वो अपर को लोअर में कन्वर्ट करेगा? कभी नहीं करेगा, बात खत्म। लोअर केस है, क्या वो अपर को लोअर में या फिर लोअर को अपर में कन्वर्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। तो सी और डी तो आप कैसे ही खत्म है। सेंटेंस केस कहीं आपने टर्म सुना है कभी भी? नहीं सुना होगा, होता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है कि अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, दैट्स ऑल। तो ये टर्म आप ध्यान में रखेंगे, टॉगल केस। क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट क्या होता है ना कि क्वेश्चन के माध्यम से ही क्लियर होता है, तो इसलिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन। और आपको पता ही होगा, अगर मेरा सेशन आप फॉलो कर रहे हैं तो हम हर लेवल के क्वेश्चन डालते हैं, इजी क्वेश्चन भी, मॉडरेट भी और डिफिकल्ट भी। क्योंकि हर क्वेश्चन करने का आदत डालिए, हर तरह का, सिर्फ इजी सिर्फ मॉडरेट करने से काम नहीं चलेगा, हर लेवल के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट। अगर आप F8 यानी कि जो फंक्शनल की F8 है उसको 3 बार प्रेस करेंगे, उससे क्या सिलेक्ट होगा ये आपको बताना है। 3 बार प्रेस करने पे ए वर्ड, क्या एक वर्ड सिलेक्ट होगा? ए सेंटेंस, क्या एक सेंटेंस सिलेक्ट होगा? सी, क्या एक पैराग्राफ सेंटेंस सिलेक्ट होगा? या फिर डी, इंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होगा? बताइए क्या सिलेक्ट होगा। F8 अगर आप 3 बार प्रेस करेंगे, वो वर्ड में ही, वर्ड की समझ लीजिए, MS वर्ड की ही बात हो रही है। तो अगर MS वर्ड में आप 3 बार F8 की प्रेस करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट होगा, सो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इससे क्या सिलेक्ट होता है, तो इससे सिलेक्ट होगा आपका सेंटेंस, एक सेंटेंस इससे आपका सिलेक्ट होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, सेंटेंस। ठीक है, अगला बात है कि थिसॉरस, जो थिसॉरस टूल होता है MS वर्ड में, उसका यूज किसके लिए किया जाता है? ये काफी फेमस टर्म है और इसका हो सकता है कि आपने रियल लाइफ में भी थिसॉरस यूज किया होगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है MS वर्ड के टूल की। तो जो थिसॉरस होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, और आपके ऑप्शंस हैं, ए स्पेलिंग सजेशन, पहला ऑप्शन कहता है कि क्या वो स्पेलिंग सजेशन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि क्या वो ग्रामर के ऑप्शंस के लिए यूज किया जाता है। तीसरा कहता है कि क्या वो सिनोनिम या एंटोनिम यानी कि समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द के लिए यूज किया जाता है, या फिर प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज किया जाता है। बताइए थिसॉरस टूल का यूज किस चीज के लिए किया जाता है MS वर्ड में। और ये सब एक एक चीज हम कवर कर चुके हैं थ्योरी लेक्चर में, इसलिए हम कहते ही हैं कि थ्योरी को मिस एक भी मत कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड्स, यानी कि जो सिनोनिम एंटोनिम जो वर्ड्स होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है किसका, थिसॉरस का। ये बात हम ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुके हैं थ्योरी में। ठीक है, आगे बढ़े। और वैसे कुछ इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि which of these is a feature of EPROM। रोम का टाइप है EPROM, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली,
मेमोरी, फुल फॉर्म यही होता है। तो आपको बताना है कि जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा इसका फीचर है। पहला है कि इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूजर, दूसरा है कि इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सी है इट कैन बी इरेज्ड यूजिंग यूवी यानी कि अल्ट्रावायोलेट लाइट, या ऑल ऑफ दीज। बताइए। ये सारे क्वेश्चंस क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बिल्डअप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम हमेशा ये बात रिपीट करते रहते हैं, हर क्वेश्चन में आप देखते होंगे, हर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पे, ताकि आप फोकस करें थ्योरी पे। सिर्फ क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़िए, थ्योरी पे फोकस करिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो कुछ भी आप कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे नहीं बनने जा रहा है। ठीक है। तो इसका क्या फीचर है ईपीरोम का, कि इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूजर। ये तो बात सही है, प्रोग्राम तो किया जा सकता है इसको। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये बात भी सही है कि ये वोलेटाइल मेमोरी, सॉरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और इट कैन बी इरेज्ड यूजिंग यूवी लाइट, इसको देखिए नाम में लगा हुआ है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। तो प्रोग्रामेबल मतलब क्या है कि प्रोग्राम्ड बाय यूजर। देखिए फुल फॉर्म में ही इसका मतलब छिपा हुआ है, ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नॉन वोलेटाइल होता है, बात सही है, इसको यूवी लाइट के द्वारा इरेज भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सारे इसके फीचर्स हैं। इस, इसके सारे ये इसके क्या है, फीचर्स हैं। और ये सबका फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म अगर ध्यान में रहेगा ना तो दिक्कत नहीं होगा। आप फुल फॉर्म नहीं ध्यान में लाकर और ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, या फिर उस पर गहन विचार भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट डज एसएसडी स्टैंड फॉर। एसएसडी जो आप यूज करते हैं अपने, हो सकता है कि आप अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे होंगे, आपके लैपटॉप में जो लगा हुआ होगा वो एसएसडी लगा होगा, तो आपको सिंपली एसएसडी का फुल फॉर्म बताना है। तो एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ये हार्ड डिस्क के मुकाबले काफी फास्ट होता है, यानी कि इसका रीड राइट स्पीड हार्ड डिस्क के मुकाबले, जो एचडीडी होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके मुकाबले काफी फास्ट होता है। ठीक है। आजकल का आप देखते होंगे, जो भी एप्पल कंप्यूटर निकलता है या फिर कोई भी विंडोज का कोई भी पीसी हो गया, एचपी कंपनी का, डेल का कोई भी हो गया, लैपटॉप में वो एसएसडी देता है ताकि यूजर को एक्सपीरियंस अच्छा मिले, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आए कोई भी हाई लेवल टास्क परफॉर्म करने में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, क्या वो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म होता है जो कि डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, क्या उसका यूज मैग्नेटिक के तौर पे होता है यानी कि मैग्नेटिक यूज टू स्टोर डेटा, या क्या एक मैग्नेट टाइप होता है। सी कहता है फास्टेस्ट मेमोरी स्टोरेज, क्या यह फास्टेस्ट मेमोरी स्टोरेज है, या डी क्या वो मेमोरी यूनिट है। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म यूज टू स्टोर डेटा, डेटा के लिए स्टोरेज किया जाता है, ये तो पक्का है, इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। और ये क्या होता है, स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म, ये मैग्नेटिक लगा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि इसमें मैग्नेट भरपूर लगा हुआ है और इसको यूज किया था स्टोर डेटा के लिए। हाँ, डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन होता क्या है, ये स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म होता है, ये कोई मेमोरी यूनिट नहीं है। अगर आप बोले ना कि कंसेप्ट क्लियर रखिए, ऑप्शन एलिमिनेट होगा, हमको ये करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद एलिमिनेट करने लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। WORM, ये वॉर्म वायरस वाला वॉर्म नहीं है, ये अलग है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इसको आप वायरस से या फिर जो भी आपका सिक्योरिटी वाला जो है, इंटरनेट सिक्योरिटी वाला, उससे आप इसको रिलेट नहीं करिए, ये मेमोरी के टर्म का चीज है। बताइए, तो वर्म का फुल फॉर्म क्या है, WORM। फुल फॉर्म्स तो आप एकदम ध्यान में रखेंगे, 3 4 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए हम हर सेशन में देखते हैं आप 4 5 7 8 फुल फॉर्म रख देते हैं, ताकि आपको ध्यान में रहे फुल फॉर्म, क्योंकि ये सबसे इजी होता है और आसानी से नंबर दे जाता है।
सबसे ये इजी होता है फुल फॉर्म। कंप्यूटर के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे इजी फुल फॉर्म ही होता है। आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बस प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ फुल फॉर्म्स का। तो इसका WORM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राइट वंस रीड मेनी, यानी कि एक बार राइट करेंगे और बहुत बार ये क्या होगा, रीड होगा। नाम से क्लियर, राइट वंस एक बार राइट होगा, और रीड मेनी यानी कि मेनी टाइम्स रीड किया जा सकता है। इसके एग्जांपल में अगर आप बोले तो क्या हो सकता है? सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है वो क्या है? WORM का ही पार्ट है। एक बार राइट करिए और बार बार उसको रीड कीजिए। अब रीड राइट क्या होता है ये हम बार बार नहीं बताएंगे, हम बहुत बार बता चुके हैं। और यदि आप इसका सीरियस कैंडिडेट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का, तो ये सब बेसिक से बेसिक चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि अब हम हाई लेवल पे पढ़ा रहे हैं, यानी कि अब बेसिक का पार्ट पूरा क्लियर हो गया है। तो बेसिक को आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एडवांस लेवल पे, हाई लेवल पे पढ़ाएंगे तो अगर बेसिक क्लियर आपका नहीं रहेगा तो समझने में दिक्कत होगा। इसलिए ये सब जो छोटा मोटा टर्म है, राइट रेट, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सीडी हो गया, फिर आपका डीवीडी हो जाएगा, फिर ब्लूरे डिस्क है। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका? WORM का एग्जाम्पल्स। ठीक है, आगे बढ़े। अगला कहता है कि द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, जो प्रिंटर आउटपुट देता है उसके क्वालिटी को किसी में मेजर करते हैं? ऑप्शन है डॉट्स पर स्क्वायर, डॉट्स पर इंच, डॉट्स प्रिंटर पर इंच, या डॉट्स पर यानी मिलीमीटर। बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट्स पर इंच। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में लगा दिया है डॉट्स प्रिंटर पर इंच, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको लगा कि नहीं इसमें प्रिंटर है, क्वालिटी, प्रिंटर का क्वालिटी बताना है, तो हो सकता है कि उसका आउटपुट भी प्रिंटर के टर्म में ही आए, लेकिन नहीं, ये सिर्फ इसको शॉर्ट में बोलते हैं DPI, डॉट्स पर इंच। हम फुल फॉर्म लिख दिए, शॉर्ट इसका नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो आप शॉर्ट में भी ध्यान में रखेंगे, कहीं अगर DPI का फुल फॉर्म पूछता है तो क्या हो जाएगा? डॉट्स पर इंच। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि कहता क्या है। दिस पेरिफेरल डिवाइस इज मोस्टली यूज्ड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स by recognizing the magnetic encoding number printed at the bottom of check। अगर आप कभी चेक यूज किए होंगे, जो चेक बुक होता है वो अगर आप कभी यूज किए होंगे बैंक वाला, तो उसमें क्या होता है नीचे में, माने कि जो बॉटम पार्ट उसका है वहां पे क्या रहता है? मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर कुछ वहां पे प्रिंटेड होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसका जो प्रोसेसिंग होता है, यानी कि इसका रीड करने का काम है, वो कौन सा पेरिफेरल डिवाइस करता है? जो मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर प्रिंटेड जो रहता है चेक पे, उसको रीड करने का काम, उसको प्रोसेस करने का काम, ये किसका होता है? किस पेरिफेरल डिवाइस का होता है, ये आपको बताना है। और साथ ही साथ ये जितना टर्म आपको, 3 टर्म ABC दिख रहे हैं, उसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम बताएंगे आपको। पहले इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फुल फॉर्म अगर ध्यान में रहेगा ना, ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एकदम बारी बारी से पढ़ना है, एकदम पूरा बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना है, तभी जाकर आपको सही से आंसर मिलेगा। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निशन। ठीक है, और OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। बारकोड रीडर तो फुल पूरा लिखा हुआ ही है, तो आप सारे फुल फॉर्म्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये आंसर भी क्लियर है आपका। क्वेश्चन तो अच्छे से हम तोड़ के आपको समझा दिए, और ये आपका आंसर है। ठीक है, बढ़े आगे। Which memory unit is placed at the highest level in the memory hierarchy? मेमोरी हायरार्की आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, ट्रायंगल बनाकर हम आपको बता दिए थे। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर में क्या होता है, मतलब हाईएस्ट लेवल पे क्या होता है, वो आपको बताना है। बताइए।
और ये काफी कॉमन चीज है, ये तो मतलब कॉमन बेसिक सब कुछ है, इंपॉर्टेंट भी उतना ही है, इसलिए मेमोरी हायरार्की वगैरह को आप एकदम ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर मेमोरी, या फिर बोले तो सीपीयू रजिस्टर। आपको पता है सबसे ऊपर क्या होता है, रजिस्टर होता है, उसके नीचे कैश, उसके नीचे प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी, और उसके नीचे सेकेंडरी मेमोरी, यही होता है ना। अब देखिए ऑप्शन कंफ्यूजिंग के लिए आपको मेन मेमोरी भी दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज कराने के लिए प्राइमरी भी दिया हुआ है। तो जब तक आपको सारा टर्म्स क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आपको एग्जामिनर बेवकूफ बनाएगा ही बनाएगा, इसीलिए आप टर्म्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डीएमए, ये प्रोसेसर का क्वेश्चन है। डीएमए का फुल फॉर्म क्या है, सिंपली आपको ये बताना है। और ऑप्शन से डबल मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन, या फिर डायरेक्ट मॉड्यूल एलोकेशन, बताइए डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मेमोरी एक्सेसिंग की बात हो रही है, वो भी किस फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म में। इसके बारे में डिटेल्स हम पढ़ाएंगे जब ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे, तो हम डीएमए आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी तो बस आप बेसिक फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। इसका पूरा पोस्टमार्टम हम आगे पढ़ाएंगे आपको, जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे उस समय, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कहता है कि इन 1945 वॉन न्यूमैन, ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, ये सब का नाम आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फुल फॉर्म इसका पूरा नाम क्या था, जॉन वॉन न्यूमैन developed a computer that can hold both instructions and data. The concept of storing instruction in memory is known as। और इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन हम कल के क्लास में भी आपको करवाए थे, अगर आपने पूरे सेशन को अच्छे से देखा होगा तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कल हमने आपको करवाया है। बस इस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है और कुछ नहीं है, वो सेम ही क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के ट्रिकी क्वेश्चन बनाकर सामने रखेगा। क्वेश्चन आसान ही रहेगा, लेकिन आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन टफ है, इसीलिए हम आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी वे में पढ़ाते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो लैंग्वेज समझने में। तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में सिंपली कि जॉन वॉन न्यूमैन ने 1945 में एक कंप्यूटर को डेवलप किया था, जिसमें इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को होल्ड करने की टेंडेंसी थी, ये बात कही गई। तो ये तो एक आपका थियोरेटिकल लाइन हो गया, लेकिन मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं जिसमें मेमोरी में इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है, उस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टोर्ड मेमोरी कंसेप्ट, ऑप्शन बी स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, ऑप्शन सी प्रोग्राम मेमोरी कंसेप्ट, या ऑप्शन डी मेमोरी प्रोग्राम कंसेप्ट, बताइए क्या कहा जाता है उसको। एकदम ये कल मैंने कराया था, आपको एकदम आसानी से इसका आंसर बता देना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, ठीक है। और ये नाम आप ध्यान में रखेंगे वॉन न्यूमैन का, ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज द प्रोसेसर प्रोसेसेस, इनमें से किस कंपोनेंट को प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस करता है, यानी कि उसको यूज करता है अपना काम को करने में। सिंपली यही है, और ऑप्शन है आपके कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, या ऑल ऑफ दीज। प्राइमरी स्टोरेज बोले या प्राइमरी मेमोरी बोले, बात एक ही है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए प्रोसेसर यानी क्या, उसमें सीपीयू में होता है, तो सीपीयू में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और प्राइमरी स्टोरेज प्राइमरी मेमोरी बोले तो आरएएम रैम ये भी होता है। तो ये सारा को यूज करता है सीपीयू अपने
टास्क को प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेसिंग में यूज करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, यानी कि सारे चीजों का प्रयोग करता है एक प्रोसेसर बोले या फिर सीपीयू बोले सो। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, कुछ बताने की जरूरत है नहीं। प्राइमरी स्टोरेज को ही प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और क्या होता है वो? रैम होता है। बेसिकों का बेसिक है ये। आगे बढ़े। Which of the following helps to reduce the memory access time? मेमोरी का जो एक्सेसिंग टाइम है उसको घटाने के लिए इनमें से कौन सा चीज का यूज किया जाता है? कौन सा चीज का यूज किया जाता है या फिर कौन सा चीज हेल्प करता है? बात एक ही है। पहला है एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, दूसरा है हायर कैपेसिटी रैम यानी कि जो बड़े बड़े रैम्स होते हैं ना, बड़े रैम्स मतलब ज्यादा कैपेसिटी वाले की बात हो रही है, मतलब हो गया आपका 12 GB, 16 GB, ये सब टाइप का, 32 GB, 64 GB, वो हो गया। तीसरा है आरओएम, क्या वो रीड ओनली मेमोरी है या फिर डी कैश मेमोरी? बताइए, मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने में कौन हेल्प करता है? तो वो कैश मेमोरी हेल्प करता है। क्यों? कैश फास्टर मेमोरी होता है। कैश क्या होता है? फास्टर मेमोरी होता है, इसलिए इसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, रिड्यूस करता है। ज्यादा हो तो फिर तो दिक्कत ना हो जाएगा, कम की बात हो रही है। तो इसको बहुत जल्दी किसी भी चीज को एक्सेस ये कर लेता है, क्योंकि फास्टेस्ट में क्या हो जाएगा? रजिस्टर आ जाएगा। यहाँ पे हम फास्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि उसके जस्ट कम क्या होता है? कैश मेमोरी। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। हाउ डज द क्लॉक रेट ऑफ अ प्रोसेसर कैन बी इम्प्रूव्ड? यानी कि अगर प्रोसेसर के क्लॉक रेट को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्लॉक रेट, क्लॉक स्पीड को अगर इम्प्रूव करना है, यानी थोड़ा फास्टर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन आपके सामने। बाय इम्प्रूविंग द आईसी टेक्नोलॉजी ऑफ लॉजिक सर्किट, क्या वो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने से काम हो जाएगा? ऑप्शन बी कहता है कि बाय यूजिंग ओवर क्लॉकिंग टेक्निक। ओवर क्लॉकिंग यानी कि क्या है? क्लॉक का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा देने पे, ऐसा टेक्निक। अगला है कि बाय एडिंग मोर मल्टीप्लायर सर्किट, अगर मल्टीप्लायर सर्किट का काउंटिंग बढ़ा दिया जाए, क्या उससे हो जाएगा? या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, सारे को करना पड़ेगा? बताइए, या फिर किसी एक को भी करने से काम हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो क्लॉक रेट को बढ़ाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आईसी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, ओवरक्लॉकिंग का काम करना ही पड़ेगा, यानी कि ओवरक्लॉकिंग का जो टेक्निक है वो लगाना ही पड़ेगा, और मल्टीप्लायर सर्किट को भी और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे टास्क आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर क्लॉकलेट जो है वो इम्प्रूव होगी, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। सिस्क, CIS से, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ही क्वेश्चन है, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ये क्वेश्चन है। सिर्फ हम फुल फॉर्म लाए, सिस्क का मेन यूज हम आपको पढ़ाएंगे आगे, लेकिन फिलहाल फुल फॉर्म आप जान लीजिए। क्या होगा इसका आंसर? कंप्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कंप्लेक्स इनपुट सेट कंप्यूटर, या फिर कंबाइंड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? दो टर्म आपने सुना होगा, रिस्क और सिस्क। तो इसमें अब पूछा जा रहा है सिस्क का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो सिस्क का फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अभी आप फुल फॉर्म को ध्यान में रखिए, इसका डिटेल्स डिस्कशन जब हम फुल थ्योरी पढ़ेंगे आर्किटेक्चर का उस समय करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर डू द इंस्ट्रक्शंस आर प्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन? जब एग्जीक्यूशन होता है उस समय इंस्ट्रक्शंस को कहाँ रखा जाता है? क्वेश्चन यही कह रहा है सिंपली। ऑप्शन है कैश में, ऑप्शन बी है रोम में, ऑप्शन सी है डी रैम में यानी कि डायनेमिक रैम में, या डी है सेकेंडरी मेमोरी में? बताइए इंस्ट्रक्शन को कहाँ प्लेस किया जाता है जब एग्जीक्यूशन का पीरियड होता है तब?
तो इसका करेक्ट एंड राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी फास्टर होता है और ये जो है सो इंस्ट्रक्शंस को भी होल्ड करता है जब एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है उस समय। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? रोम पता है, रीड ओनली मेमोरी। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, यानी कि डायनेमिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी का तो एग्जांपल आपको पता ही है, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव वगैरह क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल्स है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि इन ओएस एक्स व्हाट डज एक्स मीन, यानी कि आपने सुना होगा ओएस एक्स, अगर नहीं सुना है तो सुन लेंगे। ओएस एक्स में एक्स का क्या मतलब है? पहला है कि एक्सटेंसिबल, दूसरा है टेन, टेन मतलब न्यूमेरिकल टेन की बात हो रही है 10, सी है एक्सटेंडेड या डी है एक्सट्रीम, बताइए। ओएस एक्स में एक्स का क्या मतलब है? तो अगर आप ज्यादा बुद्धि लगा रहे हैं तो लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स मतलब सिंपली न्यूमेरिकल टेन होता है। क्यों? ये जो एक्स ओएस एक्स है ना, ये मैक का वर्जन है। जो ओएस एक्स है वो किसका वर्जन है? वो मैक का वर्जन है, जो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल जारी करता है उसका वर्जन है, जो कि 10th वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका नाम में क्या है, एक्स लगा हुआ है। अगर आपने सुना होगा तो आईफोन का भी एक एक्स आता था, हम आईफोन की बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक्स था, तो उसका मतलब भी क्या था, आईफोन 10। सुना होगा आपने आईफोन एक्स, आईफोन एक्स आर, आईफोन एक्सएस, आईफोन एक्सएस मैक्स, तो वो सब एक्स मतलब क्या था, 10th, यानी कि वो 10th फोन की बात हो रही है, 10th जनरेशन की बात हो रही है, सॉरी 10th वर्जन की बात हो रही है, जनरेशन नहीं, सॉरी। तो ये बात हो गई किसकी, ओएस एक्स की। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि वन ऑफ द रिसेंट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव ए स्टार्ट बटन ऑन डेस्कटॉप, व्हिच इज दिस। आपको ऐसा विंडोज के वर्जन के बारे में बताना है जिसमें स्टार्ट बटन था ही नहीं। ऐसा भी विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है जिसमें स्टार्ट बटन को हटा दिया था, और जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था और उसको झेलना पड़ा था बहुत सारा आलोचना। ठीक है, क्योंकि ये यूजर एक्सपीरियंस को खराब कर रहा था, और ऐसा एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में हुआ था। वो कौन सा विंडोज का था वो आपको बताना है। अगर आप, आई होप कि आपने इसमें से 3 वर्जन यूज किया होगा, 7, 8.1 और 8। विस्टा शायद नहीं किया होगा, तो थोड़ा पुराना पड़ जाता है, लेकिन 7 एटलीस्ट आपने यूज किया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो विंडोज 8 है, क्योंकि विंडोज 8 फ्लॉप मॉडल भी था। वही सिर्फ स्टार्ट बटन के कारण ही यूजर इसको पसंद नहीं किए थे, यूजर ने इसे पसंद नहीं किया था। और ये कौन सा था, विंडोज 8 था। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? बाकी सब में स्टार्ट बटन था। Which of the following operating system execute a single task at time? आपको ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है जो कि एक बार में एक ही टास्क कर सकता है। अब आजकल ऐसा होने लगा तो फिर तो आदमी बैठे रह जाएगा कुछ ही काम करने के लिए, तो मुश्किल है। बताइए ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म करता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉस, DOS, MS डॉस आपने सुना होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या था कि एक बार में एक ही काम को ये हैंडल कर सकता था, एग्जीक्यूट कर सकता था। मैक तो बात ही अलग है, इसका तो दुनिया ही अलग है, इतना फास्ट, सुपर फास्ट चीज है। विंडोज भी मल्टीपल टास्क होल्ड करता है, लिनक्स भी करता है, बस डॉस एक बार में एक ही करता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, which of the following represents the absolute cell reference in Excel? देखिए इससे रिलेटेड हम कल एक सिंबल की बात किए थे आपसे, इसलिए बोलते हैं आप हर एक सेशन देखा कीजिए। जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है वो कौन सा रिप्रेजेंट करता है, और कल हमने सिंबल के बारे में बात किया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा
इसमें से जो ऑप्शंस है वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। बताइए, क्या हैश बी हैश टू है, डॉलर बी डॉलर टू है, बी टू है, या फिर बी रेशियो टू है? ये चार ऑप्शंस है, बताइए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, तो कौन सा साइन है? डॉलर साइन है। तो डॉलर बी डॉलर टू इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्सोल्यूट का जहां पर बात है, डॉलर आप याद रखेंगे। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और बात किसमें हो रही है? एक्सेल में। ठीक है, आगे बढ़े। हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन फिट इनटू सिंगल सेल इन अ वर्कशीट? अगर आपको एक वर्कशीट के सिंगल सेल में कितने कैरेक्टर आप इंटर कर सकते हैं, यानी कितनी कैरेक्टर्स की एंट्री हो सकती है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 255, दूसरा है 1024, तीसरा है 2048, या चौथा है 32,767। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32,767। ये आप याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा इस ऑप्शन के बारे में, बहुत लोग तो 255 224 पे जा रहे होंगे, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? 32,767। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ें इसको। Which of the following statement is not correct for the second generation computer? ये याद रखेंगे टर्म, नॉट करेक्ट। गलत ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। जो स्टेटमेंट गलत होगा वही इसका सही आंसर होगा। बात समझ गए? और भी किसके लिए है? सेकेंड जनरेशन के लिए। दे यूज ट्रांजिस्टर एज अ स्विचिंग डिवाइस, पहला है। दूसरा है कि माइक्रो प्रोसेसर वे आर डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड जनरेशन। तीसरा है मैग्नेटिक कोर मेमोरी वाज यूज्ड। और चौथा है दे कंज्यूम लो पावर एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें? चलिए बारी बारी से ऑप्शन को समझते हैं। पहला है कि दे यूज ट्रांजिस्टर एज स्विचिंग डिवाइस, सही बात है। ट्रांजिस्टर यूज किया गया था सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। थर्ड में क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट था। चौथा में क्या था? वीएलएसआई था। तो पहला पॉइंट तो सही है। तीसरा पे आता है मैग्नेटिक कोर मेमोरी वाज यूज्ड। जी हाँ, मैग्नेटिक कोर मेमोरी को यूज किया गया था इसमें। तीसरा है कि दे कंज्यूम लो पावर एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। जी हाँ, इसमें फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले इसमें कम पावर की कंज्यूम होता था इसमें, यानी कि कम पावर कंजम्पशन इसमें होता था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर वे डेवलप। जी नहीं, माइक्रो प्रोसेसर को कब डेवलप किया गया था? चौथा जनरेशन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप कंसेप्ट पढ़े रहेंगे तो ये आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि आपको सारा सारा क्वेश्चन दे देगा, आसान आसान क्वेश्चन दे देगा तो आप आसानी से कर लेंगे। नहीं, आप टीचर का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए ये सब ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है ना? तो ये रहा हमारा आज 25 क्वेश्चन। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसी तरह से हमारा जो फंडामेंटल्स का एमसीक्यू है 150 क्वेश्चंस का वो कंप्लीट हो गया। आप सारे को जाकर देख लीजिए, अगर एक भी आपका मिस हुआ है तो एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सारे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन है। फुल फॉर्म्स मतलब हर तरीके का है, मिक्स्ड क्वेश्चन है। वो 5-6 टॉपिक्स का, यानी कि बेसिक, फंडामेंटल, जनरेशन, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, सारे का ये क्या है? कॉकटेल है। तो इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे। और कल हमारा जो स्टार्ट होगा एमसीक्यू ही, वो होगा हमारा इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम का। कल हमारा उसी पे एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद फिर रहेगा इमर्जिंग ट्रेंड पे, और फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे और तब फिर एमसीक्यू करेंगे। यानी कि एक चैप्टर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे। इससे क्या है कि आपका थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कंसेप्ट का। क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के कराएंगे और आपको कंसेप्ट भी अच्छे लेवल्स के ही कराएंगे। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं कर रहा है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।